यस गाइस, प्लीज टेल मी, कोई डाउट है क्या? सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लीना महाजन ज्वाइन अस, वेदांत राजपूत। कितने लोग ज्वाइन कर चुके? एवरीबडी ज्वाइन अस, 10 स्टूडेंट्स आर हियर। आदित्य, अस्मित महाजन, अथंग त्रिवेदी, हर्षिदा कुमार, लीना, ऋषभ एंड ऑल। ओके, चलिए। सो जो भी आपके डाउट्स हैं ऑर्गेनिक से रिलेटेड, वो हम लोग ऑर्गेनिक की क्लास में डिस्कस कर लेते, बराबर है क्या? सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एज अ रिवीजन लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग बेस होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है, या इतना डिटेल नहीं बट हाँ क्वेश्चंस का मीनिंग समझ सकें और आप उसका आंसर समझ सकें, या ऐसा बोला जाता है इनऑर्गेनिक को एक तरह से एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है या रटना है, मगअप करना है, रोड मैप बनाना है, तमाम चीज़ें, तो उनके लिए एटलीस्ट कुछ शब्दों की डिक्शनरी हो, कुछ वर्ड्स आपके माइंड में हो एज अ डिक्शनरी, ताकि आप अगर रट्टा भी मारो तो रट पाओ। इज इन टू ऑल। सो आपके साथ इनऑर्गेनिक की स्थिति और भी ज़्यादा बेकार है, उसे हम लोग कितना बेटर कर सकते हैं विद इन 1.5 मंथ, और ट्राई भी करेंगे कि विद इन 1.5 मंथ इनऑर्गेनिक बाइंड अप कर दिया जाए। ऑर्गेनिक में शायद हमारे 2 ही चैप्टर्स बचे हुए हैं, सो ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक फिनिश्ड है। फिजिकल में भी 2 से 3 ही चैप्टर्स हैं। सो द मेजर पोर्शन इज अराउंड इज 8 चैप्टर्स विच इज़ फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंटायर ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, पी में भी 6 ब्लॉक हैं, एस में 2 ब्लॉक हैं, सो टोटल 8 ब्लॉक केमिस्ट्री। देन डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन। सो सारा ही केमिकल बॉन्डिंग पे डिपेंड है। इट्स ऑल राइट। बोलो, समझ आ रहा है क्या? हाँ ना तो कुछ बोलो। ओके, सो लेट्स विल बिगिन आवर लेक्चर्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। जी बताइए, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आप लोग क्या समझते हैं, क्या जानते हो? बोलिए, फटाफट बोलिए। ऋषभ, आपने 2-3 डाउट्स जस्ट अभी भेजे हुए हैं, और वो ऑर्गेनिक के डाउट्स हैं, और उसको डिस्कस करने में भी शायद 20 मिनट्स निकल जाएंगे। तो कल की क्लास में जब भी ऑर्गेनिक अरेंज होगा आप उसमें पूछ लेना। ओके। फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज केमिकल बॉन्डिंग, ऐसा क्या बात है? देखिए, ये सब तो 9th वाला बच्चा बोलता है, हमारा अरिहंत इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना नहीं है आपके लिए। आपका टॉपिक का नाम है, चैप्टर्स का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, लेक्चर 2 चल रहा है। मतलब लेक्चर 1 मैंने लाइव क्लासेस ली थी आपके इधर, और उसमें पढ़ा था पेनिट्रेशन एंड सील्डिंग इफेक्ट। बोलो हाँ ना। पेनिट्रेशन और सील्डिंग इफेक्ट पढ़ लिया था, जो कि लेक्चर 1 को कवर करता था। इट्स ऑल राइट। सो अभी हम लोग लेक्चर 2 पर हैं, और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेक्चर 2 में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ डी ऑर्बिटल का बेसिक नॉलेज लेंगे, कि डी ऑर्बिटल क्या है, क्या कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे मैं, आप लोग ऑलरेडी इधर उधर के यूट्यूबर्स से भी पढ़ लिया, तमाम चीज़ें आप कर ही रहे हो। सो देखिए ज़रा, हम लोग इधर कुछ क्वेश्चंस पुटअप करते हैं आपसे डायरेक्ट। डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? ये इश्यूज आज फिर से चालू हुआ। चलिए फिर भी देखते हैं, डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? जी बताइए, डी ऑर्बिटल्स
कितने होते हैं? तो आपने ऐसे पढ़ा होगा कि डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। बोलो हाँ ना। ऑर्बिटल्स का मतलब भी समझते होगे, ऐसा स्पेस, ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस रीजन को, उस स्पेस को ऑर्बिटल्स बोलते। बोलो हाँ ना। तो डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, यह सवाल है कि 6 ऑर्बिटल होते हैं। एक सवाल हम लोग ये पढ़ेंगे। दूसरा, सिग्मा बॉन्ड जब भी आप बनाते हो, जैसे मान लो sp3d ऑर्बिटल, तो इसका स्टेरिक पर 5 होता है, रटा होगा आपको, एक s, 3 p, 4 और एक d। अगर किसी कंपाउंड्स का, मॉलिक्यूल्स का स्टेरिक नंबर 5 आता है तो उसे आप sp3d लिखते हो। सवाल ये पूछा कि जो d के 5 डब्बे होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें होता है डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी बाई जेड और डी जेड एक्स। तो कौन सा डी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज्ड हुआ? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि किसका सील्डिंग पावर और पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा? फोर्थ है, इन सभी में सिमिलरिटीज क्या है और दूसरा डिसिमिलरिटीज क्या है। और अलॉट क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन हम लोग धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, वो बेटर रहेगा। और हम लोग अपने पॉइंट्स को स्टार्ट करते। मैंने आपसे बोला कि आज हमारा जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, इसमें टॉपिक का चैप्टर मीन्स केमिकल बॉन्डिंग, और इसमें हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में, दैट इज डी ऑर्बिटल्स। तो जो भी हम पढ़ेंगे तो डी ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डी ऑर्बिटल्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं आज। ओके, सो देखिए जरा, डी ऑर्बिटल्स आप सभी लोग जानते हो। इससे पहले आप लोग एस ऑर्बिटल्स और पी ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते होंगे। एस का गोल शेप होता है, क्लाउडी शेप होता है। पी का सिंगल डंबल होता है, जिसे हम डंबल शेप बोलते हैं। और डी का डबल डंबल शेप्ड होता है। ये तो जानते हो क्या? डी का डबल डंबल शेप्ड होता है, डबल डंबल शेप्ड होता है। दैट इज डबल डंबल शेप्ड होता है। बोलो हाँ ना, कुछ समझ आ रहा है क्या? जस्ट गिव मी 2 minutes मोर। ओ सॉरी। अच्छा, रिकॉर्डिंग मेरी बंद थी। ओके, थैंक यू। कितना ख्याल रखते हो। चलिए, तो मेरा सवाल समझ आया क्या? पी ऑर्बिटल का मैथमेटिकली या क्वांटम थ्योरी से भी 3 ही ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, और एक्सिस में अरेंज करिए तो भी 3 ही तरह से एक डंबल को अरेंज किया जा सकता है। मतलब चाहे आप एक्स एक्सिस के अलोंग जाओ तो इधर ही कुछ इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, बाई एक्सिस के अलोंग जाओ या जेड एक्सिस के अलोंग जाओ, एक ही तरह से आपको अरेंजमेंट पॉसिबल है। बोलो हाँ कि ना।
तो अब सवाल ये है कि यहां पर जब आपने स्पेस में अरेंज किया तो यहां देखिए 6 तरीके के डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल थे 4 लोब्स को जब अरेंज किया। इट्स ऑल राइट, बोलो हाँ कि ना, समझ आया कि नहीं? ओके, तो सवाल ये है क्या एक ही क्वेश्चंस के दो दो सही आंसर पॉसिबल है? क्या एक ही सवाल के 2 आंसर सही हो सकते हैं? कभी आप उसे 5 ऑर्बिटल बोल रहे, कभी आप उसे 6 बोल रहे, तो क्या सही है? बोलिए। अरे बोलो भैया, फटाफट बोलो। 2 ऑर्बिटल कंबाइन हो जाते, कौन से 2 ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं और क्यों कंबाइन होते हैं? 2 ऑर्बिटल कंबाइन हो जाते इज अ करेक्ट आंसर। और जो नीट वाले बच्चे हैं वो डायरेक्ट फाइनल आंसर पे आ जाएं कि आपका टोटल 5 ही डी के ऑर्बिटल्स होते हैं और उनका नाम होता है डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स और एक्स जेड, कुछ भी बोलो। बायो वाले तो यहाँ से काम बना के निकल लिए, उनको नहीं भी पता कि ऐसा क्यों हुआ तो भी काम बनेगा, लेकिन आपको तो एडवांस लेवल भी देना होता है और एडवांस पे तो चीज़ें आपको बहुत फिल्ट्रेशन करती हैं। चलिए, इसका हम आंसर समझते हैं और आंसर समझने से पहले एक और टॉपिक को पढ़ते हैं, ऑर्बिटल का फेज रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है ऑर्बिटल का फेज रिप्रेजेंटेशन। फेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होते, दोबारा बोलो, ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। एस ऑर्बिटल में भी कितनी जगह यूनिफॉर्म है, एक ही जगह है। पी ऑर्बिटल में कितनी जगह, एक्स एक्सिस के अलोंग, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मतलब 3 ऑर्बिटल, मतलब 3 डब्बे। डी ऑर्बिटल में 5 डब्बे बनते हैं, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, एक्स बाई, बाई जेड और जेड एक्स। इस पे बहुत सवाल बनते हैं, इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूं। मैं चाहता तो सीधा बीपीटी बोल बाल के और ये चैप्टर खत्म भी कर लेता। थोड़ा सा आप 2-3 दिन टाइम दे दो ताकि आप इसकी थ्योरी को एनालिसिस करने लगो। तो हम लोग लिख रहे हैं फेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल का। तो कोई भी ऑर्बिटल हो उसे हम वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इतना तो जानते हो कि ऑर्बिटल वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेस इज ऑर्बिटल, बोलो हाँ ना। तो इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर दिखाता है, ऐसा आपने डी ब्रोगली थ्योरी में पढ़ा होगा। वो वेव नेचर भी दिखाएगा और पार्टिकल्स नेचर भी दिखाएगा। और वेव नेचर को या इलेक्ट्रॉन को हम वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को साई जैसे वर्ड से पढ़ाया होगा टीचर्स ने। बोलो पढ़ाया कि नहीं, साई फाई जो भी पढ़ाया हो। यस, फिर भी मैं बोलूं कि इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं ये लिखना सिखा दूं कैसे लिखा। तो अगर आप वेव की बात करें तो इसका ये मतलब है कि ये ओरिजिन से वेव ऊपर की तरफ उठा और इसको मैंने प्लस साइन से लिखा। और दूसरा, अगर कोई वेव ओरिजिन से डाउन साइड को स्टार्ट हुआ तो इसको हम माइनस साइन से लिख रहे हैं। और जैसे कि आप लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़ोगे, इसे क्रेस्ट पढ़ते, इसे ट्रफ पढ़ते, और ये वेव है, पढ़े हो ना, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ ना। बिल्कुल ज़्यादा याद नहीं रखना आपको ये पॉइंट। इसको साई पॉजिटिव लिखते हैं, इसको साई नेगेटिव, मतलब ये नीचे की साइन। मैं इधर से क्या शब्द बोलने जा रहा हूँ, ये पॉइंट हम ये बोलेंगे। आपसे कई बार देखिए हमारा केमिस्ट्री कैसे बोलेगा
कि कोई px ऑर्बिटल है, p बाई ऑर्बिटल, बताओ बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। pz ऑर्बिटल, p बाई ऑर्बिटल, बताओ बॉन्ड बनेगा कि नहीं बने। तो आप उधर यही बता रहे कि वो इलेक्ट्रॉन किस जगह है। तो ये चीजें समझने के लिए इवन एलन की सीट ने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, हम लोग भी डिस्कस करेंगे, वो बाद में करेंगे। अभी हमने क्या देखा कि कोई इलेक्ट्रॉन ओरिजिन से ऊपर की तरफ घूम रहा और ऐसा वेव फंक्शन है, कोई इलेक्ट्रॉन ओरिजिन से नीचे की तरफ घूमा, ऐसा है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो वेव फंक्शन है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसे चार्ज मत पढ़ना। These two are not charged, ये चार्ज नहीं है, these are the sign only। इनको केवल पॉजिटिव नेगेटिव साइन पढ़ोगे और वो हर एक लोब में होगा। जैसे अगर मैंने इसको नोड पॉइंट से ऊपर के लोब को पॉजिटिव साइन लिखा तो नीचे वाले को नेगेटिव साइन लिखेंगे। अब ये केवल उसी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा जिसमें कहानी इसके जैसे होगी। पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव साइन होना चाहिए, नेगेटिव के सामने नेगेटिव साइन होना चाहिए, मतलब ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेंगे, कंबाइन करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। बोलो हाँ कि ना। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो केवल साइन है। अब जैसे आप अगर ये मान लो, ये अगर ऐसे वेव फंक्शन था, ये वेव अगर ऐसे थी तो ये कंस्ट्रक्टिव वेव तभी बनेगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव वेव तभी बनेगा जब इसके सामने दूसरा भी सेम वेव होगा और ये पॉजिटिव पॉजिटिव सेम वेव आपस में कंबाइन करके हाई एम्पलीट्यूड का वेव बना देंगे। बोलो हाँ कि ना। अगर ये एक कंस्ट्रक्टिव वेव है और इसको मिक्स्ड किया दूसरे डिस्ट्रक्टिव वेव से तो ये आपस में कंबाइन नहीं होते। ऐसे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बोलो भैया लोग, कुछ पल्ले भी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहे हैं? इसी तरीके से मैं ये बोल रहा कि अगर ये ऑर्बिटल्स, आप किसी को भी ऊपर वाले को पॉजिटिव साइन, नीचे को नेगेटिव रखो, नीचे वाले को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव रखो, केवल ये साइन ये इंडिकेट करेंगे कि वो ऑर्बिटल सेम नेचर के थे। तो ये ऑर्बिटल्स के आगे अगर दूसरा कोई ऑर्बिटल्स आएगा तो ये आपस में ओवरलैपिंग करके एक हाई एम्पलीट्यूड का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या कंबाइन ऑर्बिटल बना देंगे। बोलो हाँ कि ना। तो जैसे वेव आपस में, कंस्ट्रक्टिव वेव आपस में जुड़ के एक हाई एम्पलीट्यूड हाई मैग्नीट्यूड का वेव जनरेट करते हैं, वैसे ही हमारे ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। अब इधर से एक और सिंपल शब्द पे आ जाओ, कंक्लूजन पॉइंट पे आते हैं कि क्या बोलते, अगर मैं s ऑर्बिटल से चालू करूं तो s ऑर्बिटल में क्योंकि ओनली सिंगल लोब होता है, ओनली सिंगल लोब होता है, तो या तो आप उसे पॉजिटिव साइन से डिनोट करिए या आप उसे नेगेटिव साइन से डिनोट करिए। मतलब ये पूरे में एक ही तरह का साइन है, मतलब ओनली वन फेज ही पॉसिबल होता है। बोलो हाँ कि ना। अब एलन की जब आप सीट सॉल्व कराऊंगा मैं या आपको बताऊंगा तो वो आपसे ऐसे बोलते ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बना, इसमें एक s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे था और दूसरा ऐसे था, क्या ये H2 का मॉलिक्यूल्स बनाएंगे? आप बोलोगे नहीं। या तो आप सारे इस रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म लिखो या इस लिखो, आप उसे माइनस माइनस लिखो तो भी चलेगा, प्लस और प्लस लिखो तो भी चलेगा, मतलब कि S में सिंगल फेज होता है तो आप उसे एक ही तरह के साइन से रिप्रेजेंट करो। तो ये बात बताएगा कि ये दोनों ऑर्बिटल एक से हैं,
हर एक पैरामीटर्स में? बोलो हाँ कि ना। एस ऑर्बिटल का एक ही लोब होता है तो उसमें एक ही फेज पॉसिबल है। तो पूरे एस ऑर्बिटल को या तो आप पॉजिटिव साइन, मैं पॉजिटिव चार्ज नहीं बोल रहा हूं, चार्ज बोलना बहुत ही गलत बात है और ये आगे बताऊंगा मैं। या तो आप पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करो, मतलब उसका जो वेव फंक्शन है वो एक ही तरह का है, या आप उसे नेगेटिव से करो। क्या ये पॉइंट समझ पाए हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अगर मैं आपसे बात करूं पी ऑर्बिटल की, ये अपने आप ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं पी ऑर्बिटल्स की, तो जरा बताइए पी ऑर्बिटल्स में दो लोब्स होते हैं। पी ऑर्बिटल्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो पी ऑर्बिटल्स में दो लोब्स होते हैं। इसका मतलब वहां दो फेज एग्जिस्ट करेंगे। नोड के ऊपर जरा इधर देख लो साइड में, ये आपका पी ऑर्बिटल होगा। तो यहां पर नोड पॉइंट से ऊपर वाला फेज और नोड पॉइंट से नीचे वाला फेज अलग अलग है। अब आप किसी को भी पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करो और किसी को नेगेटिव, तो इसको पूरे को पढ़ते पी ऑर्बिटल्स, इसके आधे पार्ट को पढ़ते हैं लोब्स। और क्योंकि इसमें दो लोब्स हैं, इसका मतलब इसमें दो फेज रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। तो जब भी इसकी कंबाइन या मिक्सिंग होने की बात हो या बॉन्ड बनने की बात हो, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। और अगला पी ऑर्बिटल ऐसा आ गया नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये आपस में ओवरलैपिंग नहीं करेगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्या ये पॉइंट समझ पाए हो क्या? आप अगर चार्ज पढ़ते तो आप तो इसको बोलते प्लस माइनस बॉन्ड बना दो, प्लस माइनस बॉन्ड बना दो। हाँ ना कुछ बोलो डियर। कुछ भी अभी तक रॉकेट साइंस नहीं है, हमको डायरेक्ट कंक्लूजन पे आना है। बस इतना अभी तक पढ़ाने में दो शब्द निकले हैं कि जो प्लस माइनस होगा, अगर सिंगल लोब है, एक ही डब्बा है जैसे कि एस में होता, तो आप सेम साइन लिखो और वो चार्ज नहीं है। ये दोनों कंबाइन करेंगे कभी नहीं। ये वाले प्लस प्लस वाला, ये भी प्लस प्लस, ये एच एटम कंबाइन कर जाता। चाहे तो आप उनको माइनस माइनस लिखो और ये ऐसे करो, मतलब ये सेम फेज है, ये कंबाइन कर जाएगा, H2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा। दूसरा, पी ऑर्बिटल्स में थोड़ा नोट्स के लिए आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप प्लीज इसको ढंग से लिखें। और मेरे पास यही स्पेस है, नीचे का आधा स्पेस किसी वायरस की वजह से वो कवर हो रहा बार बार, और वो मेरी बात समझ पा रहे हो? आप नोट लिखते टाइम यहां से लिखना चालू नहीं करना, ये मैंने बाद में बताया है। तो आप लोग तो अभी ऑनलाइन हो इसलिए आपको पता है, अगर ये अपलोडेड होगा तो जब आप देखोगे तब भी आपको पता चलेगा कि वो चीज़ पहले नहीं लिखी है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो P में दो लोब्स होते हैं, मतलब दो फेज होंगे। इस पॉइंट को आप, काफ़ी मैं स्लो बोलता हूं तो आप लिख सकते हो, P ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल्स में, P के एक ही ऑर्बिटल्स में दो फेज होते हैं। बट S में एक ही लोब होता है, मतलब एक ही तरह का साइन होगा, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस। लेकिन P में एक ऑर्बिटल्स में दो लोब्स होते हैं, तो दो फेज होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो अब बात आएगी कि D में कितने हैं। बोलिए D में कितने फेज हैं? बोलो सभी लोग। यहीं से आपको पता चलेगा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके चालू होंगे। समय के साथ क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे, अभी बस केवल कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। और जो 6 ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट है वो फेज की वजह से आंसर आएगा। तो मतलब फेज वाला शब्द थोड़ा बहुत तो आपको ओवरव्यू आ जाए।
अगर मैं d ऑर्बिटल्स की बात करूं तो क्योंकि इसमें डबल डंबल होते हैं तो यहाँ पर एक ये हॉरिजॉन्टल रहेगा और दूसरा ये डंबल वर्टिकल रहेगा। यहाँ पर टोटल 4 लोब्स हैं, तो 4 लोब्स में ये वर्टिकल पर अगर आपने प्लस प्लस साइन रखा तो हॉरिजॉन्टल पे आप माइनस साइन रखोगे, माइनस चार्ज नहीं, माइनस साइन रखो। और ये केवल ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि वो ऊपर की साइड जा रहा था या वो ओरिजिन के बाद नीचे की साइड मूव किया, बस इतना उसका मीनिंग है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? और सिंपल शब्दों में सीखो, मान लो कोई ये इधर डब्बा खाली है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और कोई इधर डब्बा खाली है, तो ये ओवरलैपिंग तो तभी कर पाएगा जब इसके सामने आएगा खाली और बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही कुछ आप स्लाइटली समझ सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी एक वर्टिकल स्लोप को पॉजिटिव फेज माना तो हॉरिजॉन्टल को आप नेगेटिव फेज मानोगे। तो d ऑर्बिटल का ये फेज रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर एक लोब में पॉजिटिव साइन रखा, मान लो वर्टिकल पॉजिटिव है तो हॉरिजॉन्टल को नेगेटिव साइन से माना। और ये प्लस और माइनस मतलब 2 ही साइन होते हैं, p में भी और d में भी। p में एक ही ऑर्बिटल है बट 2 लोब हैं, ऊपर वाला प्लस नीचे माइनस, और इसमें किसी एक को प्लस और किसी एक हॉरिजॉन्टल को माइनस मानते, मतलब 2 ही साइन इधर भी है बट आमने सामने सेम ही फेज है, प्लस प्लस माइनस माइनस। बोलो हाँ कि नहीं, इतना समझ आया क्या? समझ आया सभी को? ओके, चलिए इतना देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए जो भी करना है। नो कलर इज रिक्वायर्ड, इरेजर इज रिक्वायर्ड ओनली। सो अब मेरी काम की बात सुनिए। अब हम लोग एक वर्ड लिखते हैं दैट इज एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। तीसरा टॉपिक जो चालू कर रहे हैं, एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। केवल ये शब्द जेई और नीट वाले ही समझ पाएंगे, बोर्ड वाले बच्चे इसको बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान ना दें, मतलब वो वैसे ही चाहते हैं कि उनको केवल फिल्ट्रेड फॉर्म मिले, कैसे कैसे बना वो नहीं चाहते। तो आप आंसर रटोगे 2l + 1 मतलब l इज इक्वल टू d ऑर्बिटल के लिए 2 पुट करोगे, टोटल 5 ही ऑर्बिटल्स हैं। और यहाँ पर भी मैं अब आंसर 5 ही निकालने वाला हूँ। तो 6 से 5 कैसे आया? क्योंकि किया तो अरेंजमेंट प्रैक्टिकली होगा ना। तो जब आपने एक्सिस में अरेंज किया तो आपके 6 आ रहे थे और मैथमेटिकल 5 आ रहा, तो ये एक ही सवाल के 2 सत्य या सही आंसर कैसे हो सकते हैं, उसके हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं। तो एक्सियल ऑर्बिटल जो हैं उन्हें आपस में मिक्स किया, जैसे आप कंस्ट्रक्टिव का मतलब सेम फेज का, तो ये कंस्ट्रक्टिव वेव अगर होंगे तो ये 2 वेव आपस में जुड़ जाएंगे, सेम फेज के थे और हाई एम्पलीट्यूड का एक नया वेव बन गया होगा, यही मतलब है। तो यहाँ पर भी 2 एक्सियल ऑर्बिटल को मिक्स किया, सेम फेज के होंगे तो कंस्ट्रक्टिव फेज के थे, कंस्ट्रक्टेड वेव के जैसे होगा, और एक हाई एम्पलीट्यूड का ऑर्बिटल जनरेट होगा और जो ऑर्बिटल बनता है उसको dz² बोलते हैं। बोलो हाँ कि ना। तो जो आपके एक्सियल ऑर्बिटल थे, जरा एक्सियल ऑर्बिटल्स के एक बार नाम बोलो। ये लाइन आप जरूर याद रखना, नीट में केवल इतना ही पूछता है डी के कौन से एक्सियल ऑर्बिटल है और कौन से नॉन एक्सियल है। एक्सियल मतलब एक्सिस के अलोंग अरेंज करना और दूसरा इज नॉन एक्सियल। सो एक्सियल के अलोंग जब हमने एक्सिस के अलोंग जब अरेंज किया था तो हमने 3 तरीके से अरेंज किया था। बोलो कौन कौन सा? dx² - y², y² - z² और तीसरा dx² - z²। नॉन एक्सियल में कौन से 3 थे? फटाफट बोलो। dxy, dyz, dzx।
कहीं कोई यहाँ तक तकलीफ हो तो बोलिए, सारे नए वर्ड्स हैं, स्लो चलेंगे और आप जितने पिकअप कर पाए उतना ही बात करेंगे। अब मेरी बात सुनो, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो एक ऑर्बिटल आप पढ़े हो, यहाँ पर दोनों में ये जेड स्क्वायर जेड एक्सिस सेम है, तो आप इसको कॉमन ले लोगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, डी टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक प्रोबेबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डंबल को आपने देख ही लिया था। तो अगर दो ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल माइनस कर दोगे तो फाइनली ये बन जाता है डी जेड स्क्वायर, और ये एक ऑर्बिटल्स का नाम है। तो ये किन दो ऑर्बिटल के मिक्स करने से बना, ये मोर देन वन करेक्ट में जेई एडवांस ने पूछा है और यहाँ पे मैंने सॉल्व भी कराए बच्चों को। और ये किस तरह के ऑर्बिटल्स हैं जो मिक्स कर रहे हैं, वो एक्सियल वाले मिक्स किए, इसलिए इनको एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं। बोलो हाँ कि ना। तो टोटल ऑर्बिटल अगर ये जो दो थे मिक्स्ड होके एक में कन्वर्ट हो गया तो इसको आप इक्वल लिख सकते हो केवल डी जेड स्क्वायर। नीट वालों के आंसर आ चुके हैं, एक्स बाई बाई जेड जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर किन दो ऑर्बिटल को मिलाया जिसमें सेम एक्सिस था, तो डी बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इतना आप दिमाग ना लगाएं, मतलब ये शब्द आपके लिए थोड़े हो सकता परेशान करें, उतने जल्दी ना समझ आ रहे हो। अब मैं इसको 3D में भी एक बार मिक्स्ड करके दिखा दूं और फाइनल आंसर आप 5 बोलना चालू करोगे। मैंने ये बोला, जरा देखो, ये बाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, बोलो हाँ। ये हॉरिजॉन्टल पे एक डंबल अरेंज कर दिया और एक डंबल ऐसे, टोटल 4 लोब्स होते हैं या डबल डंबल होता है, इट्स। दूसरा मैंने क्या किया, और इस ऑर्बिटल का नाम क्या लिखा है बोलो जरा, डी बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बाई और जेड एक्सिस के ऊपर बनाया डी बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। दूसरा ये एक्सिस लिया और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और फिर से ये जेड एक्सिस, यहाँ पर एक डंबल प्लेस्ड किया और एक डंबल यहाँ पे प्लेस्ड किया और ये डबल डंबल हो गया। तो यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स हैं उसका नाम बोलो डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इन दोनों एक्सियल ऑर्बिटल का मिक्सिंग किया और मिक्सिंग करने से एक नया ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर बनाया। बोलो हाँ कि ना। कुछ पल्ले पड़ रहा है या बाउंस उड़ रहा भैया? पल्ले पड़ रहा है। मैं आपसे फिर भी बोलूँ कि ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, केवल सुन लो। जब मैं ये बोलूँगा कि केवल डी का डी जेड स्क्वायर सिग्मा बनाएगा तब आपको याद आएगा कि वो डी जेड स्क्वायर कैसे बना। मैं बोलूँगा डी जेड स्क्वायर का सिग्मा सबसे स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको याद आएगा क्यों हुआ। मैं बोलूँगा डी जेड स्क्वायर कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता तो आपको जो उल्टा सीधा रटवा दिया जाता है ना कि ये तो डिजनरेट ऑर्बिटल है, एनर्जी सेम है, तो मतलब कोई सा भी एक डी का ऑर्बिटल उठा लो, ऐसा नहीं है। वहाँ आपको चीज़ें क्वेश्चन के फॉर्म में याद आनी चाहिए। अभी तो ठीक है भाई, थ्योरी चल रहा है, अगर दिमाग दौड़ रहा है तो ठीक है, नहीं दौड़ रहा तो सुपरफिशियल ओवरव्यू आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब मैंने क्या किया, आप यही बोलोगे ना कि ये जो जेड एक्सिस है और ये जो जेड एक्सिस है ये तो सेम ऑर्बिटल हो गए। एक्चुअली ये मार्कर 4 जगह भागता है। ये वाला जो जेड एक्सिस है और ये वाला जो जेड एक्सिस है ये सेम ही तो एक्सिस पर है तो आपस में जुड़ जाएगा। लेकिन ये बाई और एक्स तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा ना। मेरी बात सुनो, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर किन्हीं की दो जेड एक्सिस सेम प्लेन में है तो वो तो सेम फेज में है और आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन एक्स और बाई तो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ना, कुछ बोलो। इसका मतलब ये जेड एक्सिस और ये जेड एक्सिस सेम फेज में हैं
और इसके फेज भी लिखो जरा, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये ऊपर प्लस प्लस माइनस माइनस, साइन ओनली नॉट चार्ज। अब मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव फेज है, ये दोनों आपस में जुड़ के और हाई एम्पलीट्यूड का एक नया लोब बना देंगे, उससे बड़ा लोब बना देना, इस कॉल्ड हाई एम्पलीट्यूड। बोलो हाँ ना, सब लोग समझ पाए हो क्या? सवाल ये उठेगा कि सर अभी तो आप चिल्ला रहे हो तब से, या आप अपनी केमिकल बॉन्डिंग में जानते भी होगे, अगर ये px ऑर्बिटल है तो केवल px के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, ओवरलैपिंग करेगा। अगर py और pz आया तो वो तो इसके परपेंडिकुलर आ गया, और अगर परपेंडिकुलर ऑर्बिटल आ रहा, परपेंडिकुलर लोब आ रहा है, तो ये बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो इधर भी तो एक बाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है, इन लोब्स ने आपस में कैसे ओवरलैपिंग कर लिया? मैं आपको चाहता तो ऐसा बोल देता, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, कंस्ट्रक्टिव फेज बना दिया, लेकिन वो तो परपेंडिकुलर है। बोलो हाँ कि ना, ये शब्द समझते हो? सभी लोग समझ रहे हो क्या? बाकी लोग बोलिए यस, दो चार बच्चे तो समझते हैं, वो हाँ भी करते हैं। बाकी लोग जिनको नहीं पल्ले पड़ रहा वो बोलें, सो दैट मैं इनऑर्गेनिक को आपके साथ एडजस्ट करा पाऊँ। वेरी फर्स्ट डे में पूरी इनऑर्गेनिक का 100% लेक्चर समझ आए, टाइम लेगा ये चीज़ें। एक वीक आपको केवल एडजस्टमेंट के लिए चाहिए, इनऑर्गेनिक के लिए। अब मेरी बात सुनो, कैसे बताऊँ मैं, 3D में तो नहीं हूँ और ये 3D वाला पिक्चर है। अब मेरी बात सुनो ज़रा, मैं कोशिश करता हूँ कि आप ज़्यादातर चीज़ें समझ जाएं। ये दोनों तो कंस्ट्रक्टिव हैं इसलिए ये जुड़ गया। अब जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, डू यू वांट टू क्लोज द चेंज? जरा एक बार रिकॉल कर लीजिए, आप जितना पढ़ा है अभी तक रिकॉल करिए। बस हम लोग फाइनल आंसर पे आ चुके, कंक्लूजन पर आ चुके, जो हमें समझना है। ये सारे जो पॉइंट्स लिखे, सील्डिंग, ये सब शब्द आप तभी समझोगे जब आपको चीज़ें आने लगेंगी। फास्ट देखिए जरा, चलिए। सो मूव टू आवर कंटेंट।
लेट्स गाइस, देखिए हम लोगों ने क्या बनाया था, दो तरह के ऑर्बिटल बनाए हैं। ये एक था आपका बाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस। तो इसका ये जेड वाला ऑर्बिटल्स और ये वाला था आपका बाई एक्सिस पे एक डंबल, इन दोनों को मिक्स्ड कर रहे थे। और यहाँ पर एक एक्सिस कॉमन था जेड स्क्वायर, तो इसको जेड लिख दिया, और ये वाला जो था दैट इज एक्स एक्सिस। तो इन ऑर्बिटल्स के हम नाम पढ़े थे डी बोलिए जरा, डी बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और एक था डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, बराबर है क्या। ये दोनों एक्सिस सेम फेज में थे, आपस में कंस्ट्रक्टिव वेव की तरह कंबाइन कर गए, और ये ऑर्बिटल्स और हाई एम्पलीट्यूड हाई मैग्नीट्यूड का ऐसे कुछ बन गया। बोलो हाँ कि ना। यहां पर अब मेरी बात सुनो, आप ये तीनों एक्सिस देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, और ये वाला जेड एक्सिस होता है। बोलो हाँ कि ना। तो आप मैं ऐसे बोलो, इसको आप जेड एक्सिस मान लो और इसको आप बाई मान लो, आप किसी को कोई सा भी एक्सिस मान सकते हो। मैं ये बोल रहा कि आपका ये जो जेड और जेड तो सामने वाले का आपस में ओवरलैपिंग करके कंबाइन करके एक हाई एम्पलीट्यूड का वेव बना दिया, हाई एम्पलीट्यूड का वेव बना दिया या ऑर्बिटल बना दिया। ये जो एक्स और बाई हैं जिनका फेस सेम है लेकिन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो ये क्या करेगा, एक्स और बाई इतनी जगह पर कवर करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। इधर भी ये ऐसे कवर करेगा, ये नीचे कवर करेगा, ये ऐसे कवर करेगा। तो इसको एक्चुअली 3D में बड़े बेटर तरीके से समझाया जाता है, और मैं किसी दिन वेल ड्रेस्ड रहूँगा तब कैमरा ऑन करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं इतना बोलना चाह रहा, अभी मेरी बात सुनो जरा, ये जो एक्स बाई है ये इस साइड से इतना एरिया कवर कर रहा होगा, ये ऐसे कवर कर रहा है, ये ऐसे, और एक सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने एरिया में आ जाएगी। बोलो हाँ कि ना। ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं ये बाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इधर से इतने में मिलेगा, इधर से इतने में, और ये एक सर्कुलर डिस्क आ जाएगा। और ये दोनों जो सेम एक्सिस थे वो आपस में कंबाइन कर गए, कंस्ट्रक्टिव वेव बनाया, और ऐसे ऑर्बिटल को बोला डी जेड स्क्वायर, जो बना होता है दो ऑर्बिटल के मिक्सिंग से। पहला सवाल देखो, जेई एडवांस यहां से क्या पूछता है, डी जेड स्क्वायर क्या प्योर ऑर्बिटल है? नहीं, ये एक मिक्स्ड ऑर्बिटल है। किन दो चीजों के मिक्स्ड होने से बना, किन दो ऑर्बिटल के मिक्स्ड होने से बना? डी बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। अरे भैया बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि इसको मिक्स्ड ऑर्बिटल बोलते हैं, बराबर है। तो इसमें कितने लोब्स हैं? अभी तक आपने जितने भी डी ऑर्बिटल के लोब्स पढ़े, चाहे वो एक्सिस पर हो या इन बिटवीन एक्सिस हो, हर एक डी ऑर्बिटल में 4 ही लोब्स थे। यहां पर 8 लोब्स हैं। ये बात है, एक लोब, दो लोब, थर्ड लोब, फोर्थ लोब आपस में कंबाइन होकर एक हाई एम्पलीट्यूड का बना दिया। इधर बाई वाला एक लोब दो लोब, एक्स वाला एक लोब दो लोब, इन्होंने जाके ये सर्कुलर डिस्क बना दिया, चारों तरफ से न्यूक्लियस के चारों तरफ से घेर लिया। तो 4 लोब्स ये जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के आपस में कंबाइन होके एक डिस्क बनाया, और 2 लोब्स ये वर्टिकल, 2 लोब्स ये वर्टिकल मिलके 4 लोब्स, टोटल 8 लोब्स से मिलके जो डी ऑर्बिटल बनता है उसको डी जेड स्क्वायर बोलते। बोलो ये सवाल समझ आया कि नहीं आया? अगर आप इसको थोड़ा सा भी ओवरव्यू नहीं देखते तो आपको ये लगता आप तो गलत पढ़ा रहे। डबल डंबल मतलब 4 लोब, मतलब 2 लोब इस एक डंबल का और 2 लोब इस एक का,
तो 4 ही होते हैं, आप 8 कैसे पढ़ा दोगे डी जेड स्क्वायर में? बोलो हाँ कि ना, ये डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? अभी यहां तक कोई आपका कंफ्यूजन हो तो बताएं। और इसमें हम लोगों ने जो 6 लोब्स 6 ऑर्बिटल्स थे उन 2 को आपस में मिक्स्ड करके एक काउंट किया, दैट इज डी जेड स्क्वायर, इसलिए आंसर 5 आया। और ये क्वांटम थ्योरी से भी 5 ही आ रहा था। और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन सिस्टम या प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द 4 लोब्स इन स्पेस और कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की जा सकती है डी ऑर्बिटल के अंदर, वो भी 5 ही आया। सब लोग बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन अभी आपको क्लियर हो चुके होंगे। ज़्यादा कुछ तो हम लोगों ने जो साइंस बोली वो आपको याद रहे या ना रहे, दोनों ही काम चलेगा। लेकिन मैं आपसे बोल रहा कि इनऑर्गेनिक के जो भी लेक्चर्स पढ़ाए जाएं आप उसका एक बार ज़रूर फिर से रिकॉर्डेड देखें, क्योंकि ये आपके लिए इतना कंफर्टेबल नहीं है। जैसा आप ऑर्गेनिक मेरे साथ रिजेक्ट करते थे, आपको इतने जल्दी मेरी ऑर्गेनिक समझ नहीं आती थी और बाद में आप उसी ऑर्गेनिक के लिए पागल हो, इनऑर्गेनिक में भी आप ऐसे ही करोगे। लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे हमारे और आपकी फ्रीक्वेंसी इनऑर्गेनिक में मैच होने की। इट्स ऑल राइट? बोलो समझ पा रहे हो ऋषभ? यस। चलिए, तो अगर अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे बोलना चालू करूं डी ऑर्बिटल्स के ऊपर, ऐसा कोई आपके यहाँ अलग से टॉपिक वगैरह नहीं बनता है, लेकिन हम लोग उसको तोड़ के पढ़ रहे हैं। तो जैसे एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल कोई सवाल काउंटर वैलेंस बनता ही नहीं, कंफ्यूजिंग बनता नहीं, लेकिन डी ऑर्बिटल पे बहुत बनते हैं। तो डी ऑर्बिटल में एक तो नीट में डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, 5 ऑर्बिटल्स के नाम लिखता है और वो बोलता है कि इनमें से बताओ कौन से नॉन एक्सियल हैं। नॉन एक्सियल मतलब एक्सिस पर नहीं है, मतलब इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में आए। दूसरे होते हैं एक्सियल, बोलो हाँ कि ना? एक्सियल 2 ही बचे, 2 टाइप के रह गए। बनाए तो आपने 3 इधर भी थे 3 इधर थे, एक्सियल में 2 मिक्स्ड हो गए इसलिए 2 ही बचे। कौन से 2 बचे? एक तो बचा आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और दूसरा बचा डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर किस किस से मिलके बना, फिर से बोल दो मुझे? डी बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? सब लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूं? अब नॉन एक्सियल की अगर मैं बात करूं तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, जरा फटाफट बोलो। एक होता है डी एक्स बाई, दूसरा डी बाई जेड और तीसरा बोलो डी एक्स जेड और जेड एक्स, कुछ भी बोलो। तो मैं आपसे बोलता हूं एक सवाल फिर से मल्टीपल्स क्वेश्चंस में जेई पूछता है, कितने प्योर ऑर्बिटल हैं? 5 में से ये सारे इंडिविजुअल हैं और इनको प्योर ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं। और ये 2 चीजों के मिक्स्ड होने से बना, इसलिए इसे मिक्स्ड डी ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं। बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो 4 ऑर्बिटल्स आपके प्योर होते हैं और एक ऑर्बिटल मिक्स्ड होता है। एक सवाल। दूसरा नोट पॉइंट लिखोगे आप लोग, 4 ऑर्बिटल्स डी के टोटल 5 में 4 ऑर्बिटल 4 लोब से ही बना होता है। लेकिन जो एक ऑर्बिटल है जिसको मिक्स्ड बोलते हो डी जेड स्क्वायर, वो 8 लोब से बना होता है। दूसरा पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? बोलो हाँ ना, कुछ बोलो। ठीक है, हम लोगों ने कई क्वेश्चन अभी तक छेड़ लिए और आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं,
जरा एक बार सारे क्वेश्चंस रिपीट कर दो, क्या क्या बोले। 1 2 3 4 5, हम इसको डी ऑर्बिटल बोलते, 5 डब्बे बनाते हैं। पहला मैंने लिखा डी जेड स्क्वायर, दूसरा मैंने लिखा डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, बाकी जो 3 है डी एक्स बाई, डी बाई जेड और डी एक्स जेड। इन तीनों को हम लोग बोलते हैं नॉन एक्सियल और इन दोनों को हम बोलते हैं एक्सियल। बराबर है कि नहीं बोलो, इतना तो पढ़ लिया ना। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आप इसे डीजेनरेट ऑर्बिटल क्यों बोलते हो, जबकि वहां तो सब कुछ अलग अलग दिख रहा है। नहीं समझ पाए हो, बोलो क्वेश्चन समझे क्या आप लोग। क्वेश्चन समझा, आंसर नहीं पता। ऋषभ, अथंग, तुमको क्या सवाल समझ नहीं आ रहा है। मैंने ये बोला कि डी के जो आप 5 ऑर्बिटल बोलते हैं ना, और आप बोलते कि सारे ऑर्बिटल डी जनरेट हैं, मतलब सभी की एनर्जी सेम है। अगर सभी की एनर्जी सेम है तो आप sp3d में क्यों डी जेड स्क्वायर ही ओनली यूज करते हो, कोई सा भी यूज कर लो ना। जब जब sp3d लिखा जाएगा केवल d जो होगा वो डी जेड स्क्वायर होगा, कभी कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा एरिया में मिलेगा फिर। करेक्ट आंसर है, लेकिन कैसे पता डी जेड स्क्वायर में ज्यादा एरिया में मिला, क्योंकि वहां 8 लोब्स हैं, डिस्क है। डिस्क है तो क्या, तो ज़्यादा मिलेगा। ओके ओके, चलिए थोड़ा थोड़ा ठीक है, बस ये आंसर ठीक था कि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलती है, इसलिए वही डी जेड स्क्वायर कंबाइन करेगा। तो एक पॉइंट आपको ये समझ आया कि डी में टोटल 6 पॉसिबिलिटी होती है ड्रॉ करने की स्पेस में, 3D स्पेस में। उसमें से कोई 2 कंबाइन होते, उन दोनों कंबाइन के नाम याद रखना, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, मिला के क्या बना देते हैं डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर मिक्स्ड है, बाकी 4 प्योर हैं। एक्सियल में टोटल 2 हैं और नॉन एक्सियल में 3 ऑर्बिटल हैं। इट्स ऑल राइट। सवाल ये मैं आपसे अब पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताइए कि यहां पर सारे ये जो पांचों डी ऑर्बिटल हैं उसमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या एक सा है। What is the similarities between all these 5D orbitals? मेरे वर्ड नहीं समझ आए क्या, बोलिए प्लीज। बोलो। What is the similarities between all these 5D orbitals? And what is the dissimilarities between all these 5 orbitals? अगला टॉपिक इसलिए मैं बोलूंगा सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी, या फिर मैं बोलूं डिफरेंस बिटवीन डी ऑर्बिटल्स। क्या पांचों ऑर्बिटल में समानता है, एक से हैं, या क्या डिफरेंस है। मुझे लगता है इतना डिटेल शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। क्या पढ़ा हुआ है पहले से, हाँ ना बोल दो। और पढ़ा हुआ है तो कोई एक सिमिलरिटीज बता दो, कोई एक डिसिमिलरिटीज बता दो। डी को खोल के आपने इतना कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने तो किसी यूट्यूबर्स को पढ़ाते हुए देखा नहीं।
बोलो यही बात है या फिर आपने देखा भी है किसी को जिसने पढ़ाया हो आपको? एजीमिथल क्वांटम नंबर सेम है, एल की वैल्यू सेम है, ये तो सब एल ही है। एल जब 2 था तभी 5 बने। एल इज इक्वल टू 2 पुट किया और वो ये बोलता है कि फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस साइड होगा, या उसका शेप डबल डंबल बना, 2 डंबल बनेगा डी में, इतना केवल एजीमुथल ने बोला था। मैं बोलता हूँ, सुनो आप, शायद डाइवर्ट ना हो चीज़ों को। इधर देखो, मान लो ये कोई एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है, आप कोई भी एक्सिस बनाओ। अगर मैंने एक डंबल ऊपर बनाया वर्टिकल लाइन और अगला डंबल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, ये लिखना सीख गए क्या? 2 डंबल बनाना, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, मतलब टोटल 4 लोब, ऊपर और नीचे सेम साइन होना, दैट इज कॉल्ड फेज। वर्टिकल और वर्टिकल पर सेम साइन होना इज अनदर फेज। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप इस नोड पॉइंट से, न्यूक्लियस से 180 डिग्री ऊपर की साइड जाओगे और 180 डिग्री नीचे की साइड जाओगे तो आपको सेम फेज मिलेगा। लेफ्ट जाओगे और राइट जाओगे 180 डिग्री तो भी सेम फेज मिलेगा। मतलब सभी मौलिक, सभी डी ऑर्बिटल में कॉस प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर से 180 अपोजिट डायरेक्शन जाने पर फेज एक सा मिलेगा, चाहे आप कोई भी 5 ऑर्बिटल में से बनाओ। बोलो हाँ कि ना। मान लो आपको डाउट इस पे उठेगा, ये था एक ऐसे dz² वाला, और इसको क्योंकि एक लाइन स्ट्रेट खींचना भी बड़ी दिक्कत की बात है इस मार्कर से, पेन से। अब मेरी बात सुनो, मैं स्लो ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसे ये वाले आपकी जेड एक्सिस हो गई और ये आपका डिस्क बन गया, और मिला के इसको dz² बोलते हैं। ऊपर वाले में पॉजिटिव साइन था और डिस्क में नेगेटिव साइन था। तो अगर आप सेंटर से ऊपर 180 नीचे 180 आओ, मतलब ऊपर और नीचे जाओगे, तो आपको सेम फेज ही तो मिला। आप इधर से हॉरिजॉन्टल पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो भी आपको सेम फेज मिला। मतलब सभी में COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्रेजेंट है। अगेन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर नीट, स्टिल जेई मेंस। बस एज अ सिमिलरिटी बोलना था, इसलिए मैंने बोला, और ये आपकी नॉलेज में हेल्प करेगा, इसलिए आप पढ़ लो। क्वेश्चंस उतना नहीं पूछेगा, COS पे कभी सवाल नहीं पूछते, क्योंकि COS पढ़ना PhD में सिलेबस चला जाता है। तो तुमको तो अभी बोर्ड पास करना है, क्यों PhD सोचोगे? बोलो हाँ कि ना, ये पॉइंट समझ पाए हो क्या? What is the similarities between all these orbitals? Let me tell very fast. बोलो भैया लोग, समझ पाए हो कि नहीं? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर से, न्यूक्लियस से 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर हर एक ऑर्बिटल में सेम चीज मिलता है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक सा मिलना इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। देन दूसरा मुझे बता दो, व्हाट इज द डिसिमिलरिटी बिटवीन दीज ऑल ऑर्बिटल्स? व्हाट इज द डिसिमिलरिटीज बिटवीन ऑल ऑर्बिटल्स? प्लीज टेल मी। बोलिए प्लीज, क्या डिसिमिलरिटीज है? सर एक बार रिपीट करो। वेदांत तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, नीट वालों के लिए जरूरी नहीं है। किसी भी ऑर्बिटल को आप बनाओ, सुन लो अगर आपने पूछा है तो। ये एक लोब बना, ये उसका नीचे वाला, पूरे को मिला के ऑर्बिटल पढ़ते हैं और इसे पढ़ते डंबल। दूसरा ये नोड हो गया, ये एक लोब ये एक लोब, मिला के इसको पढ़ते एक डंबल। 2 डंबल का होना डी ऑर्बिटल, एक अपोजिट फेज, अपोजिट नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन नॉट चार्ज।
अगर आप इससे ऊपर की साइड जाओ और इतना ही 180 नीचे आओगे तो आपको जैसा जैसा ऊपर जो चीज मिलेगी वही नीचे मिलेगी, और सभी ऑर्बिटल्स में ऐसा ही मिलेगा, मतलब दैट इज सिमिलरिटीज। नाउ कम टू डिससिमिलरिटीज। यस प्लीज टेल मी डिससिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंस क्या है सभी डी ऑर्बिटल्स में? बोलो भैया बोलो। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, कोई भी आईआईटी जेईई एडवांस के लेवल इतना नहीं बताएगा, वो सीधे शब्द जरूर बोलेगा, रटवा देगा लेकिन तुम्हें। और जहां जहां ये सवाल एडवांस में डिफरेंशिएट करने को आएंगे वो आपको भगा देगा। शेप्स एंड नोडल प्लेन, परफेक्ट आंसर। शेप तो कुछ नहीं बोला जाएगा, शेप तो सबका सेम ही है, नोडल प्लेन बोला जाएगा। अब देखो जरा, नोडल प्लेन सभी का अलग अलग है, नोडल प्लेन सभी का नहीं, जिनका होगा बताएंगे। दूसरा डिफरेंस है शील्डिंग पावर अलग अलग है, और शील्डिंग पावर अलग होना मतलब इनऑर्गेनिक के कम से कम 10 क्वेश्चंस के आंसर इस पर डिपेंड होते हैं। मान लो आपने ये पढ़ा है ना कि नाइट्रोजन में पार्शियल फुलफिल्ड होने से स्टेबल ज़्यादा, इसलिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा, इसलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। दूसरा ऑक्सीजन में पढ़ते हो P4 होता है, एक इलेक्ट्रॉन इजिली इजेक्ट हो जाता है क्योंकि 4 में से नहीं। ये जुगाड़बाजी है, ये सुपरफिशियल आंसर है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? शील्डिंग पावर तो समझते हो ना, अगर ये न्यूक्लियस है और इसके सामने कई सारी लेयर आ गई तो ये आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, आगे की सेल के इलेक्ट्रॉन अगर सामने खड़े हो जाएं तो इसका अट्रैक्शन खत्म, मतलब ये भागेगा, जल्दी निकल जाएगा, मतलब इजीली इजेक्ट होगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम। और कम होने का रीजन था कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने शील्डिंग किया। तो आपसे वो ऐसे लिखेगा, एक बार sp3d लिखा और कई बार कोई दूसरा d x² - y यूज हुआ और कहीं पर dz² यूज हुआ, वो बोलेगा बताओ शील्डिंग पावर किस में ज्यादा। ये तो समझे हो कि नहीं समझे हो? चलो यही समझाना है, यही मुझे बताना है। शील्डिंग पावर अलग अलग है, नोडल प्लेन अलग अलग है। अब पहले हम लोग नोडल प्लेन के बारे में ही देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ये जो बनाया है इसको लिखते हैं एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, मतलब ये जो दो एक्सिस बनाए हैं उन पे चारों लोब्स को लाई कराएंगे। करो जरा बताओ क्यों नोडल प्लेन अलग अलग हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं हॉरिजॉन्टल एक लोब मिलके बन गया एक डंबल, एक लोब मिलके बन गया दूसरा डंबल, इस कॉल्ड डबल डंबल। तो यहां तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ही इतने एरिया में, लोब्स तो वही एरिया है जहां पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम। लेकिन अगर आप यहां से एक प्लेन डालोगे तो इतने एरिया में मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन। यहां से अगर आप एक एक्सिस डालोगे तो इतने एरिया में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज अगेन कॉल्ड नोडल प्लेन। बोलो हाँ कि ना? तो कितने नोडल प्लेन हैं? दो आ जाएंगे, एक इस इस एक्सिस के अलोंग और एक इस एक्सिस के अलोंग, या इस प्लेन के अलोंग और दूसरा इस प्लेन के अलोंग। बोलो हाँ ना, कुछ समझ पाए हो क्या? एक इस प्लेन के अबाउट और दूसरा इस प्लेन के अबाउट। तो जब हम इस प्लेन से काटें तो यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन। इस प्लेन के अबाउट काटें तो यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन। सो हाउ मेनी नोडल प्लेन? दैट इज 2। तो क्या सभी डी ऑर्बिटल में दो नोडल प्लेन होते हैं?
क्या सभी डी ऑर्बिटल में दो नोडल प्लेन होते हैं? मैं कंक्लूजन लिख देता हूं। प्योर डी ऑर्बिटल में दो नोडल प्लेन होते हैं। प्योर डी ऑर्बिटल, तो प्योर मिक्स्ड का तो मतलब आप समझने लगे, डी जेड स्क्वायर इज अ मिक्स्ड ऑर्बिटल। किन दो से मिक्स्ड हुआ था बोलो फटाफट? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो अगर मैं बाकी चार जो बचे हैं प्योर ऑर्बिटल, उनमें कितने नोडल प्लेन होते हैं? टू नोडल प्लेन। तो सवाल ये आता है, जो आपका डी जेड स्क्वायर है, ये वाला जो डिस्क वाला था, यहां पे बताओ आप कैसे नोडल प्लेन ढूंढोगे? इस डिस्क को तो अगर आप कहीं से यहां से एक्सिस काटा तो ये तो देखिए इस सर्किल को टच कर देगा, और डिस्क को टच किया तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो आपको कहाँ नोडल प्लेन दिख रहा? वहां तो इलेक्ट्रॉन है, और नोडल प्लेन का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन ना हो। Rushabh is perfectly correct, so that is called as conical plane is possible. Conical nodal plane is possible. तो जो नए बच्चे हैं जिनने नहीं पढ़ा वो एक बार सुनो। ये मान लो मैं एक डिस्क बना रहा हूँ, ठीक है, बड़ा कर दिया इस डिस्क को, इसके अंदर ये नेगेटिव साइन भरा है, मतलब एक तरह का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा यहाँ पर ये जो ऐसे है वो पी ऑर्बिटल्स है, आई एम सॉरी नॉट पी, मतलब एक डंबल ये है और ये दूसरा डिस्क है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, आप लोग इसको 3D में बना के देखना घर पर, आप इस डिस्क के ऊपर से एक कोन टच करा दीजिए। कोन तो समझते हो ना, कोनिकल सरफेस। यहां पर आपने, जैसे आपने वो देखा सर्कस वगैरह, जो मौत के कुआं बोलते हैं हमारी साइड नॉर्थ इंडिया में, उसी के वॉल पर चारों तरफ वो लोग बाइक वाइक 4 व्हीलर चलाते हैं और अंदर जमीन को टच नहीं करते हैं, बोलो हाँ कि ना? तो इसी तरीके से यहां इस पॉइंट पर तो वैसे भी नोड है, यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, तो आपने डिस्क को टच नहीं किया, आप इसको खड़ा करके देखो तो ये डिस्क के अंदर डाल दिया गया है। और आप चाहो तो मैं इसे 3D में एक्सप्लेन कर दूंगा, किसी दिन मैं अलग से केवल इतना जो 3D पोर्शन है वो एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज आप देखो इसने डिस्क को टच नहीं किया और इस नोड पर आ गया, मतलब इस एरिया में, इस स्पेस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इस पर भी नोडल प्लेन है, बट उसको प्लेन ना बोल के नोडल कॉनिकल प्लेन बोलो या कॉनिकल नोड बोलोगे, कॉनिकल नोड बोलोगे, बोलो हाँ कि ना? तो सवाल मैं ये पूछता हूं कि क्यों आप इसमें सिलेंड्रिकल नोड नहीं बना रहे? सिलेंड्रिकल नोड पॉसिबल है क्या? डी जेड स्क्वायर में सिलेंड्रिकल नोड पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि सिलेंडर का बेस होगा और वो इस डिस्क को टच कर देगा। सिलेंडर तो कुछ ऐसे ही बनाओगे ना, लेकिन वो आपसे नहीं पूछेगा, ये तो बहुत हाई फाई सवाल हो गया, बस ये पूछता है। तो फाइनली हम लोग ऐसा पॉइंट रिकॉल कर लेंगे कि चाहे वो प्योर डी ऑर्बिटल हो, चाहे वो इम्प्योर मतलब मिक्स्ड डी ऑर्बिटल हो, अगर वो डी ऑर्बिटल है तो सभी के पास दो नोडल सरफेस एरिया होंगे, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो कॉनिकल सरफेस एरिया हो। बोलो हाँ कि ना? आपके मिक्स्ड ऑर्बिटल का शब्द आप याद करना, धीरे धीरे आपको ये आपके दिमाग में बैठने लगेगा। और मैं एक बार फिर से बनाऊं, जो बच्चे 3D में बड़े जल्दी नहीं समझ पाए, ये ऐसे था, ये एक ऊपर बनाना और इसको डिस्क बनाना, दैट इज कॉल्ड एज डी जेड स्क्वायर। ऊपर वाले पे प्लस साइन सेम फेज, डिस्क में माइनस साइन, दैट इज। अब जो ये डिस्क है वो मैंने खुद ही इतनी गंदी बनाई कि तुमको डाउट होने लगेगा। अब केवल आप इधर डिस्क देखना, ठीक है?
तो मैं क्या बोल रहा, इधर तो नोड आ गया, आप इसको यहाँ से इस डिस्क को टच नहीं करोगे, ये डिस्क के ऊपर से आ रहा है और फिर इस डिस्क के ऊपर से चला गया। तो ये जो ऑर्बिटल था, आप देखो ऐसे बनाओ जरा एक बार 3D में, मान लो आप ऐसे अपना एक पेज का गोल सर्किल बनाना और उसके अंदर मार्कर रखना, पेन रखना, तो क्या ये पेन इस गोले को टच कर रहा? नहीं, आप तो बीच में रखा है। इसका मतलब डिस्क के बीच में ये जेड ऑर्बिटल है और इसके ऐसे आपने कोनिकल सरफेस निकाला जिसने डिस्क को टच ही नहीं किया। 3D में समझ पाए हो भैया लोग? बोलो हाँ ना कुछ। इसका मतलब बस ये है, अब आपसे पूछेगा नहीं। फाइनली नोडल सरफेस एरिया होता है तो आप बोलोगे होता है, सभी में होता है, सभी में होता है। कितने होते? 2 होते। मिक्स्ड हो या डी मिक्स्ड हो, मिक्स्ड हो या प्योर हो या इम्प्योर हो, सभी में होते। दूसरा सवाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग पावर। सो दूसरे सवाल का आंसर दीजिए, शील्डिंग पावर किसका ज्यादा होगा? डी जेड में, आई मीन डी ऑर्बिटल में शील्डिंग पावर किसका ज्यादा होगा? प्योर का और इम्प्योर? प्योर मतलब प्योर और इम्प्योर, इम्प्योर मतलब मिक्स्ड, मिक्स्ड मतलब केवल डी जेड स्क्वायर। इसको छोड़ के इम्प्योर का शील्डिंग ज्यादा होगा। क्यों ऋषभ? बोलो ऋषभ, इम्प्योर का क्यों ज्यादा होगा? परफेक्टली करेक्ट आंसर, शील्डिंग पावर बिकॉज मैं इलेक्ट्रॉन है, पता नहीं क्या लिखा। शील्डिंग पावर देखिए, डायरेक्ट शील्डिंग पावर इज डी, डायरेक्ट नहीं, शील्डिंग पावर इज ज्यादा होगा डी जेड स्क्वायर में देन प्योर डी ऑर्बिटल। प्योर डी ऑर्बिटल 4 होते हैं, एक्स बाई जेड, मतलब एक्स बाई जेड, जेड एक्स, और एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और ये आ गया डी जेड स्क्वायर। ऐसा क्यों? बाकी 4 ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली डी जेड स्क्वायर का शील्डिंग पावर सबसे ज़्यादा। फटाफट देखो ऐसा क्यों। अगर मैं ये एक ऐसा एक एक्सिस बनाया, दूसरा वर्टिकल, और ऐसे 4 लोब्स बनाऊंगा, तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को ही तो सील्ड करना होता है। तो इसने इतने पार्ट से सील्ड किया, इधर सील्ड किया, इधर सील्ड किया, लेकिन इस लाइन के अबाउट आप न्यूक्लियस को टच कर ले रहे हो, मतलब न्यूक्लियस का इस एरिया से कोई सील्डिंग नहीं है, न्यूक्लियस का इस एरिया से कोई सील्डिंग नहीं है, आप न्यूक्लियस तक पहुंच सकते हो। तो ये सब तो प्योर डी ऑर्बिटल थे। अगर आप इसको ऐसे डी जेड स्क्वायर बनाओगे तो इस न्यूक्लियस को ऊपर से भी सील्ड किया और डिस्क ने चारों तरफ से सील्ड किया। अब आप न्यूक्लियस को किसी भी लाइन से टच नहीं कर पाओगे, कट नहीं करोगे। अगर ऐसे आप कट करके निकलोगे, आपने डिस्क कट कर दी, ऐसे कट करके आप निकलोगे, आपने डिस्क कट कर दी। इसका मतलब कि आपको अगर कोई, मान लो आप ये खड़े हो और आपको कोई चारों तरफ से घेर ले, मतलब आपका शील्डिंग ज्यादा है। बोलो हाँ कि ना। अरे सभी को समझ आया? सो नेक्स्ट टॉपिक में एंट्री मारने से पहले मैं चाहता हूं कि यहां तक समझ आया कि नहीं, फटाफट बोलो। क्या क्या पॉइंट रिकॉल पड़े हैं, जरा एक बार रिकॉल करो। नीट वाले ज़्यादा दिमाग पे ना लें, उनसे नीट में ऐसा कोई सवाल नहीं पूछते। उनसे 2 ही सवाल पूछते हैं कि कौन से एक्सियल हैं और कौन से नॉन एक्सियल। 5 बनेंगे कि 6 बनेंगे ऐसा तो किसी से नहीं पूछते। वो पीएचडी वगैरह, नेट, जेआरएफ और साइंटिस्ट लेवल के सवाल हो जाते, आपसे नहीं पूछेंगे। इजंट? लेकिन क्या आपसे पूछते हैं वो ये जरूर पूछते सिग्मा बॉन्ड कौन सा बनाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया नहीं है, आपके पास अगर आंसर हो तो आप मुझे बताएं।
कि पांचों d ऑर्बिटल में से सिग्मा बॉन्ड कौन सा बनाएगा। मैं रिपीट करता हूं, d ऑर्बिटल में या d ऑर्बिटल में 4 लोब होते हैं। 4 लोब मतलब 2 डंबल मतलब डबल डंबल। सो शेप कैसा होता है, डबल डंबल शेप। इन डबल डंबल को एक्सिस के अलोंग अरेंज करो तो 3 तरह से किया था, डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, डी बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इनमें से जो बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दो कंस्ट्रक्टिव ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर गए और डी जेड स्क्वायर बना दिया। तो फाइनली एक्सियल में दो बचते हैं, एक डी जेड स्क्वायर और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। नॉन एक्सियल में 3 तरह के थे, डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी एक्स जेड। इसमें कुछ भी नहीं रटना, जितनी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सिस थी उन्हीं एक्सिस के बिटवीन जो ऑर्बिटल बनाए उनको पढ़ देना था। इट्स ऑल राइट। 2 मिक्स्ड होके 5 बचे। ऑर्बिटल का फेज रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया, एस ऑर्बिटल में एक ही लोब है तो एक ही तरह का फेज रिप्रेजेंटेशन, चाहे सभी को प्लस प्लस लिखो या माइनस माइनस। पी ऑर्बिटल में 2 लोब होते हैं, न्यूक्लियस से ऊपर पार्ट, न्यूक्लियस से नीचे, या नोड से ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट। जनरली हम ऊपर वाले को प्लस साइन, नीचे वाले को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ ना, कुछ बोलो। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया प्योर इम्प्योर किसे पढ़ते हैं। सिमिलरिटीज हमने पढ़ा कि सभी डी ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। शील्डिंग पावर पढ़ा, डी जेड स्क्वायर का शील्डिंग पावर प्योर डी ऑर्बिटल से ज़्यादा होता है। जिसका शील्डिंग पावर ज़्यादा उसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली भाग जाएगा। डी का जो आप पार्टिसिपेशन पढ़ोगे वो पूरा डी ब्लॉक आपका जो है वो पढ़ोगे। डी ब्लॉक के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आपको हर जगह ये आंसर लिखना पड़ेगा, या आने वाली क्लासेस में हम इसके ऊपर बातें करेंगे। सो हम आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, ओवरलैपिंग कितनी तरह की होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कौन सा डी ऑर्बिटल करेगा, कौन सा पी ऑर्बिटल करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग में कौन से ऑर्बिटल आ सकते हैं, ये सब चीज़ें करेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे कि SF6 बनेगा कि नहीं बनेगा, HF6 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। SF6 बनता है, HF6 नहीं बनता, ये पढ़ेंगे। PCl5 बनता है, PH5 नहीं बनता, ये पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक के आंसर आगे ये डी ऑर्बिटल ही बताएगा, इसलिए आपको ये बेसिक चीजें समझनी थी। बोलो हाँ कि ना, इतना समझ आया। अब यहां तक कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ लीजिए। अब एक बार मैं आपको सारे पीपीटी शो कर दूं जो लिखे हैं। मुझे लग रहा है ये सब आप समझ जाओगे। मैं आपको ये सेंड करूं क्या, या फिर आपने सब स्क्रीनशॉट कर लिया जो भी पढ़ाया? बोलो क्या करना है, सेंड करना है क्या? ये सेंड करो। ओके ठीक है जी, ठीक है। ये सब पढ़ा दिया। यहाँ मिस्टेक है, अब आप देख लेना क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक है। इधर किसी एक साइड माइनस, ये प्लस, ये पी ऑर्बिटल, डी में डबल डंबल, सेम फेज, अपोजिट, सिमिलरिटी, ये इसको जेरेड पढ़ते हैं और वो PhD का पार्ट है, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है। जेरेड को ही हम लोग COS बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। लिखा भी है, नॉट इन सिलेबस, बट ठीक है। अगर सिमिलरिटी शब्द बोला, आई मीन डिससिमिलरिटी तो आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो सिमिलरिटी वर्ड भी एक बार समझ लें। डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड मिक्स्ड डी ऑर्बिटल, दैट इज नोड, शील्डिंग पावर, ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन पावर, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ये जो 5 डिफरेंस हैं
वो आगे वाली क्लास में देखे जाएंगे। बोलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? सर जी। सर जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो तो डी सबशेल में होते हैं। नहीं समझ आ रहा क्या फिर वो बोल रहे हो, थोड़ा तेज जो बोलो। डी ऑर्बिटल होता है वो डी सबशेल में होता है, तो फिर वो न्यूक्लियस को कैसे शील्ड करेगा? न्यूक्लियस को तो कोई भी सील्ड करेगा। जैसे तुम वहाँ खड़े हो जलगांव में और मैं इधर दिल्ली में हूँ, तो अगर कोई मुंबई से आए और तुम उसको आगे रेलवे स्टेशन पे रोक लो तो आपने सील्ड कर दिया ना। आतंकवादी अगर मुंबई से आके आके मारना चाह रहे दिल्ली में तो आप उसे जलगांव में रोक लो ना, उसी को तो सील्डिंग पढ़ते हो। बोलो हाँ ना। नहीं आया तो फिर से बोलो। अरे क्यों ये 50 मेरे मोबाइल में एक बार चीज बोलने को वो 50 बार रिपीट कर रहे हैं। समझ आया कि तुम्हें ऋषभ? बोलो प्लीज, आया कि नहीं आया? मैं आपके मैसेज नहीं देख पा रहा और ब्लूटूथ अभी डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है सर। ओके, बाकी कोई डाउट और है तो पूछो। किसी को भी कोई डाउट है? अथंग, सोनिया? सर कल का टाइम ये रहेगा क्या? कल मंडे, कल आप लोग ऑफ पे नहीं, कल संडे है। हाँ तो कल का भी यही रख लेते हैं, और एवरी संडे 2 से 3 घंटे इनऑर्गेनिक रखते हैं, और बाकी अभी ऑर्गेनिक ख़त्म नहीं हुआ इसलिए उसे वर्किंग डेज में रख लेते हैं। 10 to 15 लेक्चर्स में पूरा ऑर्गेनिक फिनिश कर दें, फिर हम लोग डायरेक्टली फुल फोकस सर इनऑर्गेनिक पे रखेंगे। लेकिन साइड वाइज बेस बना लो। सो एवरी संडे 2 hours क्लास विल बी ऑन इनऑर्गेनिक। सर कल 3 से 6 टेस्ट होती है हमारी। तो फिर मैडम से पूछो 2 घंटे का स्लॉट वो किस टाइम अलाउ करते हैं, तब रखते हैं। सर सुबह ले मॉर्निंग लेना सर।